हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कि टाइम रिलेटेड उनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स उनमें अप्लाई होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक इसी लेक्चर 6 का यानी मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका एपिसोड 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सारी बेसिक बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में। इसका रेट कांस्टेंट के है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं इसके लिए बात करना चाहूँ कि इसका जो टी वाई परसेंट है, टी वाई परसेंट का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। टी वाई परसेंट का मतलब है टाइम टेकन इन y परसेंट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। और किसी रिएक्शन के y परसेंट कंप्लीट होने का मतलब है इट इज टाइम टेकन इन which y percent of reactant has been converted into product। जो आपका रिएक्टेंट है उसका y परसेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। उसको हम बोलते हैं टी वाई परसेंट। अब हमें इस टी वाई परसेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि KT इज इक्वल टू ये होता है अपना ln कंसेंट्रेशन ऑफ A इनिशियली अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। अगर मैं आपको टाइम को लूंगा, यहाँ पे टाइम को अगर मैं टी वाई परसेंट लूंगा तो आप जानते हैं कि जो A की कंसेंट्रेशन है वो इस टाइम पर कितनी बचेगी। तो देखिए इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी, A नॉट। उस इनिशियल कंसेंट्रेशन में से इस टाइम तक कितनी कंज्यूम हो जाएगी, तो इस टाइम तक कंज्यूम हो जाएगी कितनी, y परसेंट ऑफ A नॉट। अरे भाई इनिशियली कितनी थी अपने पास, A नॉट थी। और इस टाइम पर देखो मैंने आपको अभी भी इस टाइम की डेफिनेशन बताई, और इस टाइम पर A की कितनी अमाउंट कंज्यूम हो चुकी होगी, कितनी उसकी अमाउंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो चुकी होगी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन A नॉट माइनस y परसेंट ऑफ A नॉट। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 100 माइनस वाई परसेंट। अरे भाई टोटल तो 100% होगी ना, ये बनेगा 100 माइनस वाई परसेंट ऑफ A नॉट, जिसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100 माइनस वाई अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा, A नॉट। टोटल 100 है, 100 में से y कम कर दीजिए तो ये बन जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यूज है इसमें पुट कर दो, तो पुट करने पर क्या आएगा, KT इज इक्वल टू आ जाएगा ln इनिशियल A नॉट अपॉन 80 की वैल्यू 100 माइनस y अपॉन कितना बन जाएगा 100 इंटू A नॉट। A नॉट से A नॉट कैंसिल हो जाएगा और t की जगह टाइम कितना पुट कर देंगे, t y परसेंट। और आप देख रहे हैं कि इसको सोल्व करने के बाद टी वाई परसेंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ln, ये 100 ऊपर चला जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस y। ठीक है, और इस टी वाई परसेंट के साथ जो रेट कांस्टेंट के था वो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन के। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रिएक्शन के y परसेंट कंप्लीट होने में लगा टाइम निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने आपको देखो ये भी बताया था कि जरूरी नहीं कि आपसे ऊपर सवाल परसेंटेज में पूछे कि इतना परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। आपसे वो सवाल ऐसे पूछ सकता है कि किसी रिएक्टेंट की nth फ्रैक्शन को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। मान लो ऐसे पूछ ले कि टोटल रिएक्टेंट जो भी हो उसका 1/8 पोर्शन रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, उसका 1/4 पोर्शन रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो उस टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं T1/n से। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन कहेंगे टाइम टेकन इन विच 1/nth फ्रैक्शन of reactant has been converted into product।
तो आप मुझे बता दीजिए कि जब टाइम t की वैल्यू हो जाएगी कितनी, t1/n, तो उस टाइम पर a कितना बचेगा। तो बताइए शुरू में कितना था अपने पास, टोटल a कितना था, a0, उसमें से इस टाइम पर जब टाइम किसका t1/n के इक्वल होगा, इस टाइम पर कितना कंज्यूम हो चुका होगा, हो चुका होगा 1/n ऑफ a0। तो सोल्व करने पर आ जाएगा n-1/n इंटू a0। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या था अपना, kt इज इक्वल टू ln, इनिशियल कितना है a0, बताइए टाइम t पर 80 कितना आ रहा है, तो 80 अपना आ रहा है n-1/n इंटू a0, और इस टाइम को क्या बोल देंगे 1/n, इससे कैंसिल हो गया, और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं t1/n। तो क्या आएगा फॉर्मूला, t1/n इज इक्वल टू 1/k इंटू ln, ऊपर तो आ जाएगा n/n-1। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, जो बता रहा है किसी रिएक्शन की nth फ्रैक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और उसका फॉर्मूला 1/k इंटू ln n/n-1। एक तो इस फॉर्मूले को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत कुछ इसके अंदर छिपा हुआ है। और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको अभी भी बताया ty% का, वो कितना आया था 1/k इंटू ln 100/100 माइनस y। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको बहुत कुछ बता रहे हैं। पहली बात, क्या दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, क्या दोनों अलग अलग चीजों को बताते हैं, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। कैसे, एक तो आपको ऐसे बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर परसेंटेज को कंप्लीट होने में या रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, और एक आपको बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। समझ में आ गया। तो फ्रैक्शन में बात करें तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, परसेंटेज में करें तो ये वाला लगा देंगे। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात, इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो एक तो हमें चाहिए भैया रेट कांस्टेंट। अगर वो फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ n की, और अगर हमें परसेंटेज पूछ रहा है तो हमें सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, बोलो y की, कि कितने परसेंट के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, क्या इन दोनों फॉर्मूलाज में कहीं पर भी कोई भी ना कोई कहीं पर उस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की चर्चा हो रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मतलब आप कोई पर्टिकुलर परसेंटेज निकाल रहे हो या किसी फ्रैक्शन को कंप्लीट होने में रिएक्ट करने में लगा टाइम अगर आप निकाल रहे हो, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत नहीं है, उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या सिग्निफिकेंस है इस बात का, क्या मतलब आप इस बात से निकाल सकते हैं, ये समझते हैं हम इसे एक लाइन से, जरा ध्यान से सुनिए। तो देखिए, अब इस परसेंटेज वाली बात हो चाहे फ्रैक्शन वाली बात हो, इसके लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ty%, it implies time for y% completion of a reaction does not depend on initial concentration of reactant, कि आप कितना इनिशियली उसको ले रहे हैं उसको ty% से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। या फिर आप इसी बात को फ्रैक्शन के लिए कैसे बोलते हैं, इसी सेम चीज को किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन के लिए भी आप इसी तरीके से बोल सकते हैं क्या, तो आप कह सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए डेफिनेट फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर आप बात करेंगे किसकी, t1/n की, मतलब किसी फिक्स पर्टिकुलर अगर आप फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये भी उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। केवल किसके लिए, केवल किसके लिए, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आप ही मुझे बताइए, जब ऐसा सिर्फ और सिर्फ केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होता है, बाकी किसी ऑर्डर के लिए नहीं होता, तो इसका जो ग्राफ आएगा, जो इस टाइम पीरियड का जो कंसंट्रेशन के साथ जो ग्राफ आएगा, क्या अगर आपको ऐसा ग्राफ कहीं दिख जाए, क्या किसी सवाल में आपको हिंट के तौर पे मिल जाए, तो क्या आप उसको देख के ये नहीं पहचान सकते कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिल्कुल हम उसका पता लगा सकते हैं। कैसे, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा समझते हैं, सुनिए ध्यान से। मैं यहां पर लिख रहा हूं ty%, और यही ग्राफ होता है t1/n का, किसके साथ, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। मैं यहां पर रिएक्शन मान रहा हूं कि A से B बन रहा है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना है, K।
तो ये चाहे टी वाई परसेंट हो चाहे टी 1/n हो, क्या ये इस एक ही कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका ग्राफ है वो बनेगा इस तरीके से, ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये बिल्कुल कांस्टेंट होगा। आप इसको कितना भी चेंज कर लीजिए, इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा केवल किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा होता है। समझ में आई बात आपको? ठीक है। अब अगला सवाल समझिए कि सर हमें एक रिएक्शन दे रखी है जो फर्स्ट ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन है। आपकी बात हमने मान ली कि ये जो टी वाई परसेंट या टी 1/n है, ये इंडिपेंडेंट इस एक ही कंसेंट्रेशन से। तो फिर सर वो कौन से फैक्टर हैं जिस फैक्टर पे इसकी जो लाइफ है टी वाई परसेंट जो है वो डिपेंड करते हैं? तो अब देखते हैं इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। तो जब आप इसके फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर जो ये वाली चीज है, ये तो 1/n है, तो इसके लिए तो कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर किसी टी पर्टिकुलर तुम y परसेंट की बात कर रहे हो तो ये कांस्टेंट हो जाएगी। फिर बचता है रेट कांस्टेंट के। आप जानते हैं कि जब तक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के चेंज नहीं होगा, ये T1/n या ये भी चेंज नहीं होंगे, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं इसे बोल सकता हूं, सुनिए ध्यान से। मान लो दो रिएक्शन आपके पास, एक तो A से B बन रहा है, दूसरे में C से D बन रहा है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है जिसका रेट कांस्टेंट K1 सेकंड इनवर्स है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर जिसका रेट कांस्टेंट K2 सेकंड इनवर्स है। क्लियर है? इन दोनों में से अगर मैं इसका मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कुछ भी मान लो, अगर मैं T 80% की वैल्यू निकाल रहा हूं, या फिर इसके लिए भी मान लो मैं T 80% की वैल्यू निकाल रहा हूं, कोई भी Ty परसेंट, तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K1 और ये भी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K2। अगर मान लो K1 बड़ा है K2 से, अगर पहले वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा है दूसरी से, तो पक्का यकीन मानिए T 80% सेकेंड रिएक्शन का ज्यादा होगा किससे? T 80% फर्स्ट रिएक्शन से। समझ में आ गई? इसका मतलब सीधी सी बात है, बहुत ही साफ साफ क्लियर कट बात है, क्या कि चाहे वो T y% हो, चाहे वो T 1/n हो, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट K। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर जो T1/n है, इसमें लगा जो टाइम है वो टाइम कम हो जाएगा, और आप ऐसे कह सकते हो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अभी जब टाइम कम लग रहा है किसी रिएक्शन के पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट। और अगर K कम होगा तो T 1/n हो या T परसेंट हो, इंक्रीज होगा, टाइम ज्यादा लगेगा और रिएक्शन स्लो हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K के अलावा बाकी किसी फैक्टर पर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब हम इसी बात को अप्लाई करने वाले हैं अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स के लिए, जिसमें से पहला और सबसे फेमस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लगभग जिसके सवाल मिलते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, और वो होता है हाफ लाइफ। मुझे पता लगाना है टी हाफ की वैल्यू, या फिर आप इसको कह सकते हो T 50%, जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। और इसका मतलब होता है कि किसी रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने में या आधा कंप्लीट होने में लगा टाइम। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, चाहे आप T हाफ का फॉर्मूला निकाल लेना, चाहे T 50% निकाल लेना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/K इंटू ln n/n-1। जब आप इसको कंपेयर करेंगे T 1/n से, तो n की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ से T हाफ की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, यहाँ भी आप n 2 पुट करेंगे, 2 - 1 कितना बचेगा? 1। तो फॉर्मूला बन जाएगा ln2 अपॉन रेट कांस्टेंट। ये फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ln2 को चलिए लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना बनेगा? वो 2.303 log 2 अपॉन रेट कांस्टेंट K। log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.693 अपॉन K। तो ये जो फॉर्मूला आया अपने पास T हाफ इज इक्वल टू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 0.693 अपॉन K कह लो, या आप ln2/K कह लो। ये होता है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला। और आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि जितना रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी हाफ लाइफ उतनी ही क्या होती है? कम होती है। इसको बोलते हैं किसी रिएक्शन के, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने में लगा टाइम।
जो यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है क्या, किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। समझ में आया आपको? तो मैंने Ty% वाला कॉन्सेप्ट किस पे लगाया, हाफ लाइफ पे लगाया। आप चाहें तो इससे T75% निकाल सकते हैं, T80% आप निकाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके मन में आए वो परसेंटेज आप उस रिएक्शन का यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब इस चीज से हम क्या समझते हैं? तो अपने पास मैंने आपको बताया था कि जो टी हाफ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है, तो चाहे आपके पास इतने सारे ए पार्टिकल्स हो, चाहे आपके पास में इतने से ए हो, दोनों की ही हाफ अमाउंट को रिएक्ट करने में बराबर टाइम लगेगा। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ए हायर इनिशियल कंसेंट्रेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन द टाइम नीडेड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट टू बी कंज्यूम्ड। अगर आप मान लो कि आपको इतने जो इसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनको कंज्यूम करवाने में मान लीजिए 10 मिनट लग रहे हैं, ऐसा मान लो। तो अगर आपने इनके आधे ले लिए, अगर आपने हाफ ले लिए, तो इनका भी जो हाफ आगे कंप्लीट होगा, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट। मतलब सुनिए, सीधी सी बात है, अगर आप यहां से यहां तक आए तो आपको कितना टाइम लगा, 10 मिनट, जिसमें इसके आधे कंज्यूम हो रहे हैं। अगर आप यहां से यहां तक आएंगे तो भी आपको कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट। मतलब आप कितनी इनिशियल अमाउंट ले रहे हो, आप कंटेनर भर के ले रहे हो, आप कंटेनर आधा ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके हाफ रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलिए इसी बात को समझते हैं कुछ और एग्जांपल से, और अच्छे से समझते हैं इस चीज को। तो अब हम समझने वाले हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि किसी की इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 है, तो और वो A0 से कुछ रिएक्ट किया उसने, मान लो A से B बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये वाली। A0 से उसने कुछ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद वो बचा कितना, A0/2। अब आप ही मुझे एक बात बताइए, इनिशियली वो A0 था, कुछ टाइम बाद वो कितना बचा, हाफ। हाफ बचा, 50% बच गया, इट मीन्स कंज्यूम कितना हुआ है, 50%। तो क्या इस टाइम को मैं T50% बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए, इसके बाद मान लीजिए फिर और रिएक्शन आगे हुई, और ये जो A0/2 आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये और डिक्रीज होके कितना हो गया, A0/4 तक हो गया। अब मुझे बताइए, A0/2 पहले था, अब ये अपना जितना पहले था उससे आधा बचा है, मतलब कंज्यूम कितना हो गया, आधा कंज्यूम हो गया। तो इस टाइम को भी आप क्या बोल देंगे, T50%। यहां से लेकर जो यहां तक का टाइम, उसको क्या बोल देंगे, T50%। ठीक है। उसके बाद अब अगर ये A0/4 फिर से अपना हाफ हो जाए, तो ये A0/8 होगा, और इस टाइम को भी हम फिर से क्या बोल देंगे, T50%। ठीक है। ऐसे करते करते जब आप फिर से आगे और जाएगा, तो आप इसको कहेंगे T50% जो है उसमें A0/16 बन जाएगा, अगले T50% में ये A0/32 बन जाएगा, और जो टाइम इसमें लगेगा वो टाइम होगा 50%, यहाँ भी 50%। मेरा पहला सवाल आपसे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर इस T50% की वैल्यू मैंने मान ली x है, x मिनट है, तो ये T50% कितना होगा, तो ये भी x ही होगा। अरे यही तो पढ़ रहे हैं इतनी देर से हम, कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कोई पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो कितना आएगा टाइम का, कोई पर्टिकुलर परसेंटेज कितने टाइम में रिएक्ट करेगा, ये नहीं डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल कंसेंट्रेशन पर। तो ये भी कितना होगा, x, ये टाइम भी कितना होगा, x, ये भी कितना होगा, x, और ये भी कितना होगा, x। ये तो आप सब लोग समझ गए। अब कुछ नया सीखते हैं। मान लो मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि डायरेक्ट तुमसे ऐसे पूछूं कि मुझे तो A0 से A0/4 तक जाने का टाइम चाहिए, कि A0 से A0/4 तक जाने में कितना टाइम लगा, तो इसको कैसे पता लगाते हैं, ऐसे सीखिए, एक एक बात धीरे धीरे समझिए। मुझे बताइए इनिशियली कितना था, A0 था, कितना बच रहा है, A0/4, मतलब जितना आपने लिया, क्या उसका 25% बच रहा है क्या, यस। तो ऑब्वियस सी बात है कितना कंज्यूम हुआ होगा, 75। तो इस टाइम को हम बोल देंगे T75%। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद जब आपसे पूछे कि मुझे तो A0 से A0/8 तक जाने का टाइम पता है कि इसमें कितना टाइम लगा है, तो इस टाइम को कैसे लिखेंगे वो समझिए। शुरू में आपके पास कितना था, A0, कितना बचा हुआ है, A0/8,
तो आप जब यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज कि कितना परसेंटेज ये कंज्यूम हुआ या कितना परसेंट बचा है, उससे आपको बढ़िया आइडिया मैं देता हूँ। वो बढ़िया आइडिया क्या है, उससे अच्छा आइडिया क्या है, जब आपने ये देखा कि ए नोट से ए नोट बाई 4, ध्यान से सुनना, जब ए नोट से ये ए नोट बाई 4 बचता है, मतलब इनिशियल की कितनी अमाउंट आपको इस टाइम पे मिल रही है 1/4। तो बताइए कंज्यूम कितनी हुई होगी 3/4। तो क्या मैं इसी टाइम को t 3/4 कह सकता हूं क्या? अरे मैंने सिखाया था आपको कि जब भी कहीं पर आपको फ्रैक्शन दे रखी हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी आपको कहीं पर परसेंटेज दे रखा है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप 75 को डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा 3/4। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर इस टाइम पीरियड को ऐसे लिखूं कि इनिशियली मेरे पास ए नोट था, फिर मेरे पास बच कितना रहा है 1/8, तो बताओ कंज्यूम कितना हुआ होगा 1 माइनस 1/8, तो बताओ कितना बचेगा 7/8। तो 7/8 इसका कंज्यूम हो गया होगा। चलिए फिर से समझते हैं, अगर आपको ये जानना है कि बताओ ए नोट से अगर आपको जा रहे हो ए नोट बाई 16 तक, तो इस टाइम का क्या नाम देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको मैं बोल दूंगा टी। इनिशियली कितना लिया था ए नोट, कितना बच रहा है आपके पास ए नोट बाई 16, मतलब इनिशियल का 1/16 आपके पास बचा हुआ कंटेनर में। तो कंज्यूम कितना हुआ होगा 1 माइनस 1/16, तो कितना आएगा यहाँ पर 15/16। ठीक है, और लास्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, अगर लास्ट वाले का आपको जानना हो कि भाई यहां से लेकर यहां तक आने में क्या टाइम लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे वो सुनिए। इनिशियली ए नोट लिया था, कितना बचा इनिशियल का 1/32 पार्ट, तो कितना कंज्यूम हुआ 1 माइनस 1/32, तो बताइए यहाँ पर इस टाइम को क्या बोल देंगे 31/32। अब आप कहोगे सर नहीं हमें तो परसेंटेज में बताइए, तो बहुत आसान है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप लिख लीजिए 7/8 इंटू 100%, अरे ये टाइम हो जाएगा। इसको करना है तो क्या बन जाएगा t 15/16 इंटू कितना आ जाएगा 100%। इस तरीके से आप ये सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सुनिएगा, हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट को अभी तक ये बात नहीं समझ में आई हो, तो मैं उनके लिए फिर से क्लियर कट बोल देता हूं कि मैं जो यहाँ ये कंसेंट्रेशन या यहाँ जो ये अमाउंट लिख रहा हूं, ये वो अमाउंट है जो कंटेनर में बच चुकी है, जो लेफ्ट अमाउंट है। इनिशियली t बराबर 0 पर जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब a कितना होगा a नोट, फिर कुछ देर बाद a नोट बाई 2 बचा, फिर a नोट बाई 4 बचा। जितना बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पर a नोट बाई 4 बचा हुआ है, तो जब आप इसको a नोट में से माइनस करेंगे तो जो आएगा वही तो कंज्यूम्ड अमाउंट होगी ना। तो अगर आप में से किसी को ये पता लगाना है कि कितनी अमाउंट कंज्यूम हुई है, तो इनिशियल में से ये सब माइनस कर देना, वो आपको कंज्यूम्ड अमाउंट बता देगा, और वहां से आप बता सकते हैं कि कितना परसेंट कंज्यूम हुआ है। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं। सुनिए, एक बात मुझे आप बताइए, क्या मैं t 3/4, t3/4 का मतलब आप यहां से यहां तक जा रहे हैं, ये वाला, क्या मैं इस t3/4 को ऐसा लिख सकता हूं इज इक्वल टू 2t 50% कह लो, या इसको आप 2t हाफ बोल दो, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? तो आप देखोगे कि सर यहां से यहां तक जाना है, ओके, इसको क्या बोला सर आपने 3/4 बोल दिया। क्या ये t हाफ है यहां से यहां तक? बिल्कुल है। क्या यहां से यहां तक t हाफ है? बिल्कुल है। तो t 3/4 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2t हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या मैं t 7/8 को, इसकी बात कर रहा हूं, देखिए, क्या मैं t 7/8 को, 7/8 का मतलब यहां से यहां तक जाना है, तो ये जो टोटल टाइम है, क्या इसको मैं 1 2 3, क्या इसको मैं 3t हाफ बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे यहां से लेकर जाना है यहां तक, तो क्या इसको मैं t 15/16 जो है उसको 1 2 3 4, क्या उसको मैं 4t हाफ बोल सकता हूं क्या? बोल सकते हैं। तो क्या बना? तो आपने कहा कि सर आप t 15/16 को कह सकते हैं 4t हाफ,
ऐसे ही मैं बोल सकता हूं उस डायग्राम से T31/32 को 5T हाफ। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। और आपको एक छोटे से फॉर्मूले में सारी बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां तो आ जाएगा T, नीचे मैं लिख रहा हूं 2 की पावर n, यहां मैं लिख रहा हूं 2 रेज़ टू पावर n-1 इज इक्वल टू बन जाएगा n इंटू टी हाफ। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, फिर याद कर लेना, इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना अच्छे से। जब आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 2, तो ध्यान से देखिए यही फॉर्मूला बन जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करने वाले 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया 4, ये 2 रेज़ टू पावर 2-1 कितना हो जाएगा 3, तो ये T3/4 बन जाएगा और यहाँ पर 2T हाफ बन जाएगा। जब आप इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे n इक्वल टू 3 तो ये बन जाएगा, जब आप n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, n इक्वल टू 5 पर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। क्या ये आपको सारे याद रखने की जरूरत है? क्या ये आपको सारे याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्या आपको ये सब याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या याद रखें? हम एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक यहां पर ध्यान रखेंगे, और ट्रिक होती है ये वाली। T कितनी 2 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n-T हाफ। तो हाफ लाइफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखने वाले हैं, जो उन रिएक्शंस में वैलिड होगी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिनका रेट कांस्टेंट के एक यूनिट कुछ सेकंड इनवर्स या मतलब कुछ टाइम इनवर्स, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उनके लिए। क्लियर है सबको यहां तक? ये जो ट्रिक है जो आप देख रहे हैं, ये वाली ट्रिक, ये केवल टी हाफ के लिए ही है, ठीक है। बाकी ऐसा जो आपने किया था, जो आपने ये किया था, ये आप किसी भी ty% के लिए कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल और समझा रहा हूं जिसमें हम यही सेम चीज देखने वाले हैं, किसके लिए T90% के लिए। उसमें इसको और अच्छे से समझने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। उम्मीद आपको यहां तक ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाफ लाइफ का आप कैसे देखते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अगली बात करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी परसेंटेज टाइम के लिए। जैसे मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाना चाहता हूं यहां पर, और द एग्जांपल इज, मान लीजिए कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट है आपके पास, उस रिएक्टेंट की जो इनिशियल अमाउंट है वो मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 मोल मान लीजिए आप। अब जब ये रिएक्टेंट 90% डिसोशिएट होगा, तो आप जानते हैं कि जब ये रिएक्टेंट 90% डिसोशिएट होगा तो उस टाइम को हम बोल देंगे कितना, T 90%। और अगर कोई 90% डिसोशिएट हो रहा है, इसका मतलब वो बचेगा कितना, 10%। और 100 का 10% कितना होता है बोलो, 10। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब मान लीजिए फिर से ये जो 10 है ये अगेन 90% डिसोशिएट हो रहा है, तो बताइए बचेगा कितना, 10%। और 10 का 10%, 10% ऑफ 10 इज 1, ठीक है। और इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम लग जाएगा T 90%, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हैं कि किसी भी परसेंटेज को कंप्लीट होने में लगा टाइम इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? चलिए फिर से ये 90% डिसोशिएट हुआ, तो 1 का जो 10% बचेगा वो इस बार 0.1 होगा, और इसको मैं बोल दूंगा फिर से कितना, 90%। 0.1 के बाद मान लीजिए फिर से 90% डिसोशिएट हो रहा है, और 0.1 का 10% कितना होता है, 0.01। ऐसे चलता रहेगा आगे, ठीक है। अब आपको ध्यान किस बात पर देना है? आपने कह दिया कि सर 100 से जब ये 10 तक जाएगा तो हमने बोल दिया इसको T90% बोलेंगे, 10 से 1 तक भी इसको हम T90% बोल देंगे। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट ये पता लगाना हो कि 100 से ये 1 तक अगर जा रहा है तो उस टाइम को हम कितना कहेंगे, ये मान लो अगर हमें पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे, ये समझिए। बताइए इनिशियल अमाउंट कितना है, 100। अभी कितना बचा है कंटेनर में, लेफ्ट अमाउंट क्या है इसकी, 1। बताइए 100 का 1 कितना परसेंट होता है, 1% होता है।
अरे टोटल 100 है और यहाँ पर 1 है, तो 100 का 1 कितना परसेंट होगा? 1%। मतलब 1% बचा है, इट मीन्स कंज्यूम कितना हुआ होगा? 99%। तो इस टाइम को हम बोल देंगे टी 99%। क्लियर है यहाँ तक? अगली बात, अगर मान लीजिए आपको ये जानना हो कि सर जब ये 100 से 0.1 तक जाएगा तो फिर इस टाइम को हम क्या कहेंगे? तो चलिए मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि 0.1 जो होता है वो 100 का कितना परसेंट होता है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 0.1 अपॉन 100 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए फिर से 100, तो पता चला कि 100 का 0.1 जो होता है वो होता है 0.1%। और जब ये 0.1% है, इसका मतलब अगर आपने इनिशियली 100 लिया है और अगर 0.1% बच रहा है तो बताइए कंज्यूम कितना हुआ होगा? 99.9%। और इस टाइम को हम बोल देंगे टी 99.9%। क्लियर है? लास्ट पॉइंट एक और समझ लेते हैं। अगर आपको जानना हो कि सर जब ये 100 से लास्ट में बचेगा 0.01, इसका मतलब आपने 100 लिया, 100 पे 0.01 बच रहा है, तो बताइए कितना बचा है? 0.01%। तो कंज्यूम कितना हुआ होगा? 99.99%। और इस टाइम को हम बोल देंगे टी 99.99%। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आप यहां से देख के खुद ही बता सकते हो कि सर जो टी 99% है, जो यहां से लेकर यहां तक का टाइम है, उसको आप कह सकते हो 2 इंटू टी 90% बोल सकते हो। जो यहाँ का इसमें टी 99.9% है, देखिए यहाँ पर कितने 9 आ रहे हैं? 1 2 3। तो सिंपली कितना बन जाएगा? 3t 90%। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक टी 90%, यहाँ पे 2t 90% है और ये तीसरा टी 90%। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे टी 99.99% की, तो किसके इक्वल होगा? हो जाएगा 3 नहीं 4, 1 2 3 4। देखिए 4 9 है यहाँ पर, तो 1 2 3 4, ये बन जाएगा 4t 99%। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से जैसे मैंने आपको हाफ लाइफ वाला एग्जांपल बताया था, जिसमें आप टी 75% को टू टी 50% लिख सकते हैं, वैसे ही आप किसी भी परसेंटेज के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए इस टॉपिक में हमने टाइम से रिलेटेड कितनी बातें की हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में टाइम कैसे देखते हैं, कौन से टाइम इंटरवल में क्या होता है, रिएक्शन कितनी देर में कितनी कंप्लीट हो जाती है, ये सारी बातें हम इसके लिए कर चुके हैं। सबको समझ में आया होगा यहाँ तक? अगर आपको अभी तक भी इसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर जो अपना जो यूट्यूब चैनल है उसका जो अबाउट सेक्शन है वहां पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, और व्हाट्सएप पर भी कोई अपनी क्वेरी हमें सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सवाल बहुत बार पूछता है कि मान लो अगर n हाफ लाइफ पास हो जाए तो फिर वो रिएक्टेंट कितना बचेगा, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करना, ये हमें सीखना है। तो बहुत सिंपल सा इसका तरीका है। कैसे? आपको पता है, मान लीजिए अगर इनिशियल अमाउंट ए नोट है, तो जब इसकी एक हाफ लाइफ पास होगी तो ये कितना बचेगा? ए नोट बाई 2। जब इसकी दूसरी हाफ लाइफ पास होगी तो ये बचेगा कितना? ए नोट बाई 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻²। जब इसकी थर्ड हाफ लाइफ पास होगी तो ये कितना बचेगा? ए नोट बाई 2⁻3। अरे मतलब हाफ करता जा रहा हूं ना, देखो ये वाला जो है ये इसका हाफ है, इसका हाफ ये वाला है, इसका हाफ ये है। इसका मतलब हर एक हाफ लाइफ के पास होने के बाद ये रिएक्टेंट कितना बच रहा है? ये लगातार हाफ होता जा रहा है। तो एक बात बताइए, जब पहली हाफ लाइफ गई तब यहां पर 2⁻1 थी, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद यहाँ पर 2⁻2 थी, थर्ड के बाद यहाँ पर 2⁻3 थी। तो ऐसे आप बता दीजिए n हाफ लाइफ के बाद
क्या ये अमाउंट a रेज टू पावर 2 की a अपॉन 2 रेज टू पावर n बचेगी क्या? यही है वो a की कंसेंट्रेशन n हाफ लाइफ्स के बाद। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, वो ये है कि कंसेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t will be equal to initial upon 2 raised to power n, where n is, n क्या है यहाँ पर, where n is number of half lives passed। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, और ये किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल होता है टोटल टाइम गिवन, टोटल टाइम गिवन अपॉन टी हाफ। मतलब जो आपको क्वेश्चन में टोटल टाइम दे रखा है, जब आप उसमें एक टी हाफ से डिवाइड कर दोगे तो आपको बता देगा नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। और आप ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये आप डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा, अच्छा होगा कि जब n की वैल्यू इंटीजर आए, अरे मान लो दो केस है ना, सुनिए, मान लो दो केस है यहाँ पर। एक तो केस ये है कि n की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो इंटीजर आ जाए, और एक n की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो फ्रैक्शन में आ जाए। तो देखिए, अगर n की वैल्यू आ रही है इंटीजर, अगर n इंटीजर है, तब तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर डायरेक्ट a एट टाइम t को बोल दोगे कि इनिशियल a नॉट अपॉन 2 रेज टू पावर n, और आप इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर n फ्रैक्शन में आ गया तो a अपॉन 2 रेज टू पावर, अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नंबर हुआ तो आप इसको इजीली सोल्व नहीं कर पाओगे। ऐसे केस में पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला क्या होता है, होता है at इज इक्वल टू a नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस k इंटू टी। तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अरे नहीं समझे तुम, नहीं समझे, फिर से सुनो, फिर से सुनो। अगर इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद n कोई इंटीजर आता है, तब तो ये फॉर्मूला लगाना बेनिफिशियल होता है, इसको प्रेफरेंस देंगे हम। लेकिन अगर n अपना फ्रैक्शन आ गया, मतलब यहाँ पर कोई हाफ लाइफ, मतलब जैसे हाफ लाइफ की वैल्यू लाइक n की वैल्यू यहाँ पर 2.3 आ गई, तो देखिए आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि आप 2 रेज टू पावर 2.3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए ऐसे केस में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है अपना, वही फॉर्मूला यूज करना और इसी से आंसर निकालना है। ठीक है, और अगर n इंटीजर आ गया तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, किसके लिए? n हाफ लाइफ गुजरने के बाद a की कंसेंट्रेशन पता लगाने के लिए। अब देखिए, इसी हाफ लाइफ वाली बात को समझने के लिए हम एक ग्राफ से इसको समझते हैं, जिसमें आप ऐसा मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें a से बन रहा है b, और जिसकी इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है a की वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको हाफ लाइफ कब बोलेंगे, इसको हम हाफ लाइफ तब बोलेंगे जब ये जो a है इसकी अमाउंट 1 से डिक्रीज होकर कितनी बच जाए, 0.5। तो देखिए 1 से 0.5 तक इसकी अमाउंट को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगा है वो ये वाला टाइम है। देखिए ग्राफ बना हुआ है कंसेंट्रेशन वर्सेज टाइम के बीच में। ये ग्राफ मैंने थोड़ा बड़ी साइज में इसलिए बनाया जिससे आपको सारे पॉइंट्स इजीली दिख सके, है ना। तो एक ग्राफ जो है ये कंसेंट्रेशन वर्सेज टाइम के बीच में बना हुआ है। अब आप इसमें देखिए कि इस A की कंसेंट्रेशन को 1 से 0.5 होने में जो टाइम लग रहा है वो ये वाला टाइम है। ठीक है, मतलब A को आधा कंज्यूम होने में इतना टाइम लग रहा है। इसके बाद आप समझिए, जब ये A 0.50 से फिर से 0.250 में आएगा तो देखिए इसको फिर से इतना ही टाइम लग रहा है। अरे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितनी लेंथ ये वाली है उतनी ही लेंथ ये वाली है। मतलब चाहे वो A जो है वो 1 से कहाँ तक आए, 0.5 तक आए, चाहे वो 0.5 का आधा कहाँ तक आए, 0.25 तक, टाइम क्या लगेगा, इक्वल ही लगेगा। तो इससे एक बार फिर ये साबित होता है कि यहाँ पर जो टी हाफ होता है वो ए की अमाउंट की क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब इस ग्राफ से आप एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हो, और आप इससे एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। वो क्या, वो समझिए। देखिए आपने टोटल अमाउंट ली, एक मोल लिया मान लो आपने शुरू में, उसमें से 0.5 कंज्यूम होने में मात्र इतना सा टाइम लगा, ये टाइम लगा। लेकिन जो अगला 0.5 है, जो अगले इसको 0.5 से 0 होने में जो टाइम लग रहा है, वो शुरू में तो आपको इतना सा टाइम लग रहा था, लेकिन अगला 0.5 से 0 होने में ना जाने आपको कितना, आपको इनफाइनाइट टाइम यहाँ पर लगेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि पहले पहले शुरू में क्या था कि जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही थी। अरे देखो ना, 1 से 0.5 आने में इतना सा टाइम लगा, सिर्फ इतना सा लगा। लेकिन अगला अगला जो इसको 0.5 खत्म होने में इतना टाइम लगा, तो यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ गया इसका। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो कि रेट इसकी कितनी तेजी से डिक्रीज हो रही है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो लेक्चर 5 में मैंने आपको बताया था कि इसकी रेट एक्सपोनेंशियली डिके होती है, बहुत तेजी से कम होती है। और जिसका नजारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला 0.5 टूटने में तो इतना सा टाइम लग रहा है, जबकि अगले 0.5 में इतना टाइम लग रहा है। बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, इससे मैं आपको एक लाइन लिखवा रहा हूँ, उस लाइन को ध्यान से समझिएगा, उसको क्या कहना चाह रहा है। उस लाइन को लिखना, कॉपी में नोट करना, वो सब कुछ इसके बारे में आपको बताएगा। और वो है ये वाला पॉइंट। देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है इसका। ये कहता है ऑल्दो द मेजर पोर्शन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मे बी ओवर इन फाइनाइट टाइम। क्यों कहा इसने ऐसा? देखिए, आप देख रहे हैं कि 0.1 से, अगर मान लो मैं इसको ऐसे कहूं कि 0.1 से जो आपका इसका 0.25 है, 0.1 से 0.25 आने का मतलब 1 के रेस्पेक्ट में 25% बचा है, तो इसको आप ऐसे T75% बोल सकते हो। तो आप ऐसे कह सकते हो कि देखो सर, इसको 75% या 75% कंप्लीट होने में इसको जो टाइम लग रहा है वो इतना टाइम लग रहा है, मतलब मेजर पोर्शन, लगभग पोर्शन तो इसका इतना ही खत्म हो गया। लेकिन जो बाकी बचा हुआ जो इसका 25% पोर्शन है, उसमें लग रहा है इसको इनफाइनाइट टाइम। तो इसी बात को बताने के लिए मैंने एक लाइन आपको लिखवाई है, उसको समझिए ध्यान से। वो कहता है कि ऑल्दो द मेजर पोर्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मे बी ओवर इन फाइनाइट टाइम, बट द रिएक्शन will never cease as the amount of reactant will be zero only at infinity। कहने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमेशा चलती रहती हैं, कभी भी खत्म नहीं होती हैं। मतलब उसमें रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कभी भी क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती। इसलिए ऐसा बोल देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की लाइफ टाइम कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। और आप जानते हैं कि हम किसी को इन्फिनिटी बोलते हैं मतलब उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी वो रिएक्शन एंड नहीं होगी, कभी भी उसमें रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जीरो नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आपने देखा, जो उस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो मेजर पोर्शन है, जो लगभग उसका पोर्शन है, वो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। वो रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। मेजर पोर्शन अराउंड मतलब आप कह सकते हो कि 75% कह लो, या आप ऐसे कुछ कह लो कि 60 to 75% पोर्शन है उसका, वो एक फाइनाइट टाइम में कवर हो जाता है। क्लियर है? तो एक इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पर सुनिए, मजा आएगा आपको सुन के, आपको कुछ नया पता चलेगा यहाँ पर। क्या मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या है, तो आप कह दोगे सर ये तो ln2/k होती है, जिसको आपने 0.693/k बताया था। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो लाइफ टाइम होती है फर्स्ट ऑर्डर की, तो लाइफ टाइम कितनी होती है, तो आप कहोगे सर कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इसकी लाइफ टाइम कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। ये भी ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैंने अभी भी बताया कि इसका जो मेजर पोर्शन है, वो मेजर पोर्शन एक फाइनाइट टाइम में कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसी मेजर पोर्शन के बारे में बताने के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक नया टाइम डिफाइन करते हैं, और जिस टाइम का नाम होता है एवरेज लाइफ। क्या कहते हैं उसको हम? एवरेज लाइफ। और वो एवरेज लाइफ क्यों डिफाइन करते हैं पहले तो वो समझिए। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कभी रिएक्शन कंप्लीट तो नहीं होती, क्योंकि कंप्लीट होने में तो इनफाइनाइट टाइम लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मेजर पोर्शन, एक बहुत बड़ा इसका जो पोर्शन है, वो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हमने एक स्पेसिफिक टाइम डिफाइन किया कि एक एवरेज लाइफ है, जिस लाइफ में ऑलमोस्ट या इसकी एवरेज पोर्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी एवरेज से। किससे लिखेंगे उसको? टी एवरेज से। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें रिएक्शन कंप्लीट तो नहीं होगी, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब इसकी एवरेज लाइफ के बारे में। एवरेज लाइफ देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम एवरेज लाइफ डिफाइन करते हैं, उसका फॉर्मूला जो दिया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव जो फॉर्मूला दिया गया, वो बोला गया कि इसकी वैल्यू होती है 1/k के इक्वल।
और यहां जो के आप देख रहे हैं ये के होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये होती है उसकी एवरेज लाइफ। क्लियर है? अब आप पूछोगे सर ठीक है फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उस एवरेज लाइफ वो होती कितनी है, मतलब उस एवरेज लाइफ में कितना परसेंट रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, ये कैसे पता लगाएं? तो सुनिए, अगर मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन के लिए ए से बी बन रहा है, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर वन एवरेज लाइफ, मतलब एक एवरेज लाइफ पास होने के बाद ए की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी होगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप फॉर्मूला लगाएंगे ए टी इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के इंटू टी। जब आप इसमें टाइम पुट करेंगे टी एवरेज के बराबर जो 1/k के इक्वल होता है, तो यहां से ए टी की वैल्यू आ जाएगी ए नोट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के इंटू टाइम कितना पुट करेंगे 1/k। क्या आप देख पा रहे हैं यहां से कि जो के था रेट कांस्टेंट के, ये के से क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से ए की कंसेंट्रेशन टी टाइम पर कितनी आएगी, ये आ जाएगी इज इक्वल टू ए नोट अपॉन ए। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 0.37 ए नोट इज इक्वल टू क्या है 80। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, 80 की वैल्यू है ए नोट का कितना टाइम्स 0.37, 80 इज इक्वल टू 0.37 टाइम्स ऑफ ए नोट। इसका मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि इट इज इक्वल टू 37% ऑफ ए नोट। अरे जब आप इसको इस परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 37% ही तो आएगा। और अगर किसी टाइम पर जो आपका ए है वो 37% बच रहा है, इसका मतलब आप ही बता दो कि उस टाइम पर वो ए जो है वो कंज्यूम कितना हुआ होगा, कंज्यूम्ड ए जो है वो कितना हुआ होगा। अगर 37% बच रहा है तो कंज्यूम डेफिनेटली कितना हुआ होगा 63%। और अगर ये 63% कंज्यूम हुआ है तो क्या इस टाइम को जिसको आप टी एवरेज कह रहे हैं उसको क्या मैं टी 63% नहीं कह सकता क्या? अरे ध्यान से सुनिए, सुनिए जरा ध्यान से, वो टाइम जिसमें आपका ए 63% कंज्यूम हो जाए, मतलब बचेगा कितना 37%, क्या वही टाइम 63% होता है क्या? यस। और वो टाइम यहाँ पर कितना है टी एवरेज। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि टी एवरेज इज नथिंग बट इज इक्वल टू टी 60% ऑफ दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? तो आज के बाद आप ध्यान रखेंगे कि एवरेज लाइफ कितना होता है, तो मैं बोल दूंगा कि देखो भैया फर्स्ट ऑर्डर कभी कंप्लीट तो होगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होती। तो जब रिएक्शन 63% कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 63% कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं ऐसा कह दूंगा कि भाई ये एवरेज रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और अब इसको खत्म होने में कितना टाइम लगेगा वो कितना भी लग सकता है। क्लियर है सबको यहां तक? तो 63% वो टाइम होता है जिसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए एवरेज लाइफ माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहां तक? आपको ये मत पूछना कि सर इसका डेरिवेशन कहां से आया, इसको कैसे डिराइव किया गया। तो आंसर है इसको ऐसे मान लिया गया कि जब रिएक्शन 63% कंप्लीट हो जाएगी तो मान लेंगे कि रिएक्शन की एवरेज लाइफ पूरी हो चुकी है। ये रिएक्शन रुकेगी तो अभी भी नहीं, ये चलती रहेगी इनफाइनाइट तक, लेकिन जो एवरेज लाइफ है वो इतनी ही होती है। समझ में आई बात आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो इतना जानने के बाद एक चीज तो तय है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि टी एवरेज की वैल्यू टी 75% से कम होती है एंड टी 50% से ज्यादा होती है? अरे होगी, क्योंकि ये टी एवरेज खुद किसके इक्वल होता है, खुद होता है टी 63% के इक्वल। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो उसकी हाफ लाइफ होती है उससे ज्यादा क्या होती है उसकी एवरेज लाइफ, और एवरेज लाइफ कम मानते हैं किससे टी 75% से। पहली बात तो ये ध्यान रखें। अगर आपको कोई ऐसे पूछे, अगर आपको ऐसे कोई पूछे कि रिलेशन बिटवीन टी एवरेज एंड टी हाफ, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, तो सिंपल है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि 0.693
इंटू टी एवरेज, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टी एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है 1/k। ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर जो टी एवरेज है उसकी वैल्यू यहां से आती है 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी एवरेज। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हमने एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम के बारे में कितनी सारी बातें कर ली। हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, लाइफ टाइम, ये टाइम, वो सारी हमने टाइम वाली बातें इसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम सीखेंगे कि कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हमें समझने हैं। तो न्यूमेरिकल्स में बात करते हैं पहले टाइप की। देखिए पहला टाइप तो यही है कि आपको मान लीजिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आपको दे दे और सिर्फ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू से आप क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो कि टी y% कितना होगा फर्स्ट ऑर्डर में, या फिर आप कह सकते हो टी 1/n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो जो पहला टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है, उससे आप कोई भी पर्टिकुलर टाइम आप फर्स्ट ऑर्डर में बता सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा है टी हाफ, तो बताइए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा फटाफट, 0.693 अपॉन कितना होगा के। ठीक है, और यहां पर ये बन जाएगा 0.693 अपॉन के की वैल्यू में गिवन है 4.606 इंटू 10⁻²। इसको सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा। अगला पूछ रहा है T7/8, तो देखिए T7/8 का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैंने आपको बताया T7/8 निकालने के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे 1/k इंटू ln। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था T1/n का, याद करो ध्यान से, T1/n का क्या होता है? T1/n का फॉर्मूला वो होता है 1/k इंटू ln n/n-1। अब आपसे आंसर पूछा है किसका? T7/8 का। क्या मैं T7/8 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/8/7? अरे हमें इसको इस फॉर्म में लिखना तो पड़ेगा ना। क्या हम T1/n को 1/8/7 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? यहाँ n की वैल्यू है कितनी? 8/7, तो वो इसमें पुट कर दीजिए। तो जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे कितनी? 8/7, तो आंसर आ जाएगा 1/k इंटू ln। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 8/7 अपॉन 8/7 माइनस कितना बन जाएगा 1। सोल्व करते हैं इसको, तो इसको सोल्व करने पर t यहां से 7/8 की वैल्यू आएगी 1/k की वैल्यू पुट कर दीजिए 4.606 इंटू 10⁻² इंटू आ जाएगा ln 8 अपॉन कितना आ जाएगा ये 8/1। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? इस तरीके से हम पता लगा लेंगे जब हमें रेट कांस्टेंट के दे रखा हो तो टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस का। दूसरा सवाल, दूसरा न्यूमेरिकल सेकंड टाइप। आप ये देखिए आपको यहां पर टी हाफ दे रखा है, तो एक चीज डेफिनेटली आप मान लीजिए, आपको सवाल में के दे रखा है तो आप तुरंत कोई भी Ty% या T1/n निकाल सकते हैं। और अगर उसी क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई चीज दे रखी है तो आप उस सवाल में हमेशा क्या पता लगा सकते हैं? के। जैसा कि ये सवाल आपके सामने, इसमें आपको टी हाफ दे रखा है, तो पक्का समझ जाना कि कहीं ना कहीं मैं इससे के निकाल सकता हूं। और के कैसे निकालेंगे? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना बन जाएगा? टी हाफ, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ अपना कितना है 10। तो यहां से आप के की वैल्यू पता लगा सकते हैं। हालांकि सवाल में जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, आप बिना उसकी भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से के की वैल्यू पता लगा सकते हैं। क्लियर है? अगली बात सुनिए, आपको कहा गया है कि अगर इनिशियल अपने पास ए नोट इतना है तो टी बराबर 1 मिनट पर ए की कंसंट्रेशन बताओ। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का तरीका, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं उसका तरीका। देखो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए बताइए गिवन टाइम कितना है। आपको सवाल में कितना टाइम दे रखा है? तो सवाल में आपको टाइम दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, ये गिवन टाइम हो गया। अपॉन एक हाफ लाइफ की ड्यूरेशन क्या है? 10 सेकेंड। तो डिवाइड किससे करेंगे? टी से। तो बताइए कितनी हाफ लाइफ आ गई यहाँ पर? 6।
याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटीजर आ जाएं तो ए की जो कंसेंट्रेशन आएगी टी टाइम पर उसके लिए फॉर्मूला लगाना है ए नोट अपॉन 2⁻n। अरे याद है? अब बताइए यहाँ पर ए नोट कितना आपका, ए नोट आपका 10 है, अपॉन कितना बन जाएगा 2⁻6। ये आ जाएगी ए की टी टाइम पर कंसेंट्रेशन। क्लियर है? तो आप एक काम करो, आप इसको बोल दो कि ये तो अपना मेथड 1 है, ये मेथड 1 था अपना। चलिए बात करते हैं मेथड 2 की। इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। पहले जिनको ये समझ नहीं है फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ऐसे कहा था कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन टाइम। बोलो कितना टाइम दे रखा आपको, बोलो 60। अरे टोटल टाइम 1 मिनट दे रखा ना, इसका मतलब कितना होता है 60 अपॉन एक हाफ लाइफ की ड्यूरेशन कितनी है 10, तो डिवाइड किससे करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगी नंबर ऑफ हाफ लाइफ 6। मैंने कहा अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटीजर आ जाए तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, AT = A0 अपॉन 2⁻n। मान लीजिए कि आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ से इसका आंसर नहीं निकाल रहे, आप अपना जो फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूले से आपको आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सुनिए। मेथड 2 है कि अगर आप हाफ लाइफ से नहीं जाना चाहते तो फिर हम यहां पर यूज करेंगे जिसको आप कहते हैं विल्हेल्मी इक्वेशन। और वो क्या होती है समझिए ध्यान से, वो होती है AT = A0 × e⁻⁻k × t। देखिए विल्हेल्मी इक्वेशन से आंसर निकालने के लिए आपको A0 चाहिए, बिल्कुल अपने पास A0 है, सवाल में दिया हुआ है। आपको T चाहिए तो मुझे टाइम भी दिया हुआ है, और आपको K चाहिए तो देखो भैया हम रेट कांस्टेंट तो पहले ही निकाल चुके हैं यहां से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बताइए A0 कितना है, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है। तो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है वो अपने पास कितनी है 10 मोलर इंटू e⁻k की वैल्यू कितनी है, तो k की वैल्यू देखिए, k की वैल्यू 0.693/10। हाँ ध्यान रहे टी हाफ सेकंड में है तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी सेकंड इनवर्स। तो k की वैल्यू कितनी है -0.693 अपॉन कितना हो जाएगा 10। ये वैल्यू सेकंड इनवर्स में है तो यहाँ टाइम भी किस में पुट करेंगे सेकंड में, और जब आप टाइम सेकंड में पुट करोगे तो यहाँ पर 1 मिनट में कितना टाइम होता है 60 सेकंड। इसको सोल्व करके भी आप यहाँ से 80 कैलकुलेट कर सकते हो और दोनों में सेम वैल्यू आएगी। तो ये था अपना सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें टी हाफ देके आपसे पहले के की इंफॉर्मेशन निकलवाई, फिर वहां से हमने आगे सवाल किया। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल सुनिएगा ध्यान से। इफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब पहले उसकी कंसेंट्रेशन 0.1 थी, फिर कितनी हो गई, सॉरी पहले 0.8 थी, फिर कितनी हो गई 0.1 इन 43 सेकेंड्स। देखो ये जो मुझे इसने इतनी सी बातें बताई है ना, तो मेरे दिमाग में पक्का आ गया कि मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ। वो फॉर्मूला होता है k = 0.303/t log, और वो फॉर्मूला कितना होता है, वो फॉर्मूला होता है A0 अपॉन A एट टाइम t। यही तो फॉर्मूला होता है। अरे उसमें जब ln होता है तो यहाँ पर ये नहीं लगाते, मैंने ln को इसमें log में कन्वर्ट कर लिया है। जब मुझे इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टाइम तो है 43 सेकेंड, तो डिवाइड किससे करेंगे 43 से। लो इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है 0.8, फाइनल कितनी है 0.1। क्या मैं इसको सोल्व करके k की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल पूछा है फाइंड टी हाफ, तो जब k ही आ गया तो टी हाफ तो कुछ नहीं होता है, टी हाफ बन जाएगा 0.693/k, और यहां से आंसर आ जाएगा। उसके बाद पूछता है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, आपसे पूछा है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है। अब एक दिक्कत है यहाँ पर, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कब पूछी है हमसे, क्या रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली पूछी है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन टी टाइम पर पूछी है। तो चलिए मैं आपको बोल दूं नहीं, इसने आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है इनिशियली, मतलब शुरू में उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी थी, t = 0 पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी थी। तो बताइए इनिशियल उसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी 0.8। एक मिनट, ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8, ये आप ऐसे लिख लीजिए कि इनिशियली आपको दे रखी है 0.8 t = 0 पर है। तो इनिशियल कितनी है कंसेंट्रेशन 0.8, और आपको क्या चाहिए उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, तो आ जाएगा आंसर। आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट k इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ A। अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो पावर कितनी आएगी 1,
के की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ए की कंसेंट्रेशन कितनी इनिशियली 0.8 है, वैल्यू पुट कर देना, वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये थे 3 न्यूमेरिकल। अब आप इनमें ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है कि आपको हर जगह या तो के निकालना पड़ रहा है, अरे बिना के आंसर नहीं आएगा, या फिर आपको के देकर, जैसे मान लीजिए पहला सवाल जैसे ये रहा, या फिर आपको के की वैल्यू देकर आपसे क्या पूछ रहा है, बोलो टी हाफ पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आ गई और आपका काम हो गया, बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, चलिए करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। अभी क्वेश्चंस में लास्ट टाइप के सवाल कुछ ऐसे आपसे पूछे जाते हैं जिसको मैं टाइप 4 बोलना चाहूंगा, और वो ये होता है कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको कुछ टी x% की वैल्यू आपको दे दी उसने, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी हेल्प से तुम मुझे बताओ कि टी y% की वैल्यू क्या होगी। मतलब सिर्फ ए और बी के लिए आपके पास में सिर्फ इतना सा सवाल आएगा, उसके अलावा आपको कोई और डेटा, कोई भी आपको डेटा यहाँ पर नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाए जिनमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि टी x% इतना है, तो बताइए टी y% कितना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उस टी x% से पहले रेट कांस्टेंट के निकालिए और फिर आप रेट कांस्टेंट के से टी y% निकाल लीजिए, या फिर आपके पास दूसरा मेथड है कि आप डायरेक्ट टी x% और टी y% का रेशियो ले लीजिए, जिससे क्या होगा, आप जानते हैं कि टी x% के फॉर्मूले में भी 1/k आता है और टी y% के फॉर्मूले में भी 1/k आता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको फालतू में एक स्टेप नहीं लगाना पड़ेगा और आपको बिना k की वैल्यू कैलकुलेट किए आप आंसर निकाल सकते हैं। इनटू यहाँ पर कितना होता है ln, ऊपर आ जाएगा 100/100 माइनस x, और नीचे आ जाएगा फॉर्मूले से 100/100 माइनस y। तो ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर है। क्यों है ज्यादा बेटर, सुनिए, टी एक्स बोलेगा मतलब x की वैल्यू आपको देगा, टी वाई बोलेगा मतलब y की वैल्यू आपको देगा। अब आपको टी एक्स दे रखा है तो ऐसे टी वाई अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप अगर डायरेक्ट ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा, आप अगर पहले रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके फिर ये करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। बात समझ में आई सबको? कभी भी ऐसा मत करना कि एक टाइम से पहले रेट कांस्टेंट के निकालो फिर दूसरा निकालो, उससे टाइम वेस्ट होता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, खासकर जरूर ध्यान रखें। हाँ, आपसे मान लीजिए सवाल ये भी पूछ ले कि ए से बी रिएक्शन जा रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे दो कि टाइम परसेंटेज का रेशियो बताओ, तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। आपको कहीं मान लो आपको इसमें सवाल में ऐसे करे कि मुझे तुम टी 70% अपॉन टी 80% का रेशियो बताइए, आप इनका रेशियो कितना होगा, तो सिंपल है, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो 70, वाई की कितनी वैल्यू पुट कर दो 80, आंसर आ जाएगा वहां से। बात समझ में आई? इसका ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखनी है, वो सुनिए, जो अक्सर तुम गलतियां करते हो, रिएक्शन है 3a से b बन रहा है और इसका रेट कांस्टेंट k है, वो सेकंड इनवर्स है। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना है? k सेकंड इनवर्स है। तो इसके टी हाफ का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इसके टी हाफ का फॉर्मूला लिख देंगे 0.693 अपॉन क्या लिखेंगे? k। बस ये गलती नहीं करनी, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के तब होता जब यहां पर रिएक्शन ऐसे होती, जब यहां पर ए से बी बन रहा होता, यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना होता 1, तब यहां पर इसका भी कोफिशिएंट कितना आता 1, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें, आपको ध्यान रखना है, ध्यान रहे। मैंने आपको जो भी डेरिवेशंस करवाए हैं वो ये मान के करवाए हैं कि इस a का कोफिशिएंट 1 है। अगर a का कोफिशिएंट 1 हो तब तो ty% का फॉर्मूला आएगा 2.303 अपॉन k इंटू log 100/100 माइनस y। और अगर ये कोफिशिएंट 1 नहीं होकर मान लो कुछ स्मॉल a हो गया, क्या हो गया? स्मॉल a, तो कुछ नहीं करना, बस k को किससे मल्टीप्लाई कर देना? स्मॉल a से। इसका रेट कांस्टेंट k है रिएक्शन का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। अब एक कमाल की बात आप मुझे बताइए, इसमें आपसे मैं पूछूं ka की वैल्यू, आप तो भूल गए होंगे ka क्या होता है ना, अब इतना याद थोड़ी रहता है। लेक्चर 1 देखना, सॉरी लेक्चर 1 नहीं, लेक्चर 2 देखना, 2 और 3। लेक्चर 2 और 3 में आपको बताया कि के क्या होता है। के होता है ए के डिसअपीयर होने का रेट कांस्टेंट, है ना, और इस के की वैल्यू होती है कितनी? ए इंटू के,
के की वैल्यू कितनी होती है, ए इंटू के। तो आप ऐसा जरूर कह सकते हो कि टी वाई परसेंट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2.303। क्या हम इस ए के को ए के डिसअपीयर होने का रेट कांस्टेंट बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। इनटू बन जाएगा log 100 अपॉन 100 माइनस वाई। दोस्तों ये था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एपिसोड 2, जिसमें आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है भी कि कितनी सारी बातें होती हैं डिस्कस करने के लिए, कैसे कैसे वो न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। और उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में जरूर आई होंगी। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई बात आपको नहीं समझ में आई, कोई बात आपको कम समझ में आई हुई हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एपिसोड 3 के साथ।